सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपेक्षिक वेग की, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी की। और आज के इस लेक्चर में हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, यानी कि एक विमीय गति के लिए आपेक्षिक वेग पढ़ेंगे। और जब हम चैप्टर 4 पढ़ रहे होंगे समतल में गति, वहां पर भी हमको आपेक्षिक वेग पढ़ना है, लेकिन वहां पर हम द्विविमीय गति में आपेक्षिक वेग पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए पहले समझते हैं कि आपेक्षिक वेग क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, अब हम समझ चुके हैं कि गति क्या है और विराम क्या है। जब भी किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है, वस्तु गतिमान है। और जब भी समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम कहते हैं वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु विराम में है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम पहले ही समझ चुके हैं वो ये है कि गति और विराम, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने इन चीज़ों को समझा है। लेकिन क्योंकि आज हम आपेक्षिक वेग पढ़ने वाले हैं तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको ये पहले रिवाइज करवा रहा हूँ। पहले आपको ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं, क्योंकि देखो यार, किसी को भूलने में जमाने लग जाते हैं लेकिन पढ़ाई को भूलने में 2 दिन नहीं लगता। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ और जिसके सहारे हम आगे बढ़ पाएंगे आज के इस लेक्चर में। तो देखिए, गति क्या है मालूम है, विराम क्या है मालूम है, और हमको ये भी मालूम है कि गति और विराम, देखिएगा मैं क्या लिखने वाला बच्चा, आप परिचित हैं इससे, भली भांति परिचित हैं। गति और विराम दोनों क्या होते हैं? दोनों सापेक्ष हैं, दोनों सापेक्ष होते हैं। गति और विराम दोनों सापेक्ष होते हैं। कुछ याद आया? हमने इसकी चर्चा की थी भाई कि गति और विराम दोनों सापेक्ष होते हैं। जरा याद करिए, तब तक मैं आगे का लाइन लिखता हूं कि कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम या निरपेक्ष विराम या निरपेक्ष गति में नहीं होती। इतना समझना आपको जरूरी है, जो हम समझ चुके हैं लेकिन आप शायद भूल भी चुके होंगे, इसलिए आपको चीजें पहले याद दिलाई जा रही हैं। गति और विराम दोनों सापेक्ष चीजें हैं। इसका क्या मतलब है? गति और विराम दोनों सापेक्ष होते हैं और कोई भी वस्तु न तो निरपेक्ष विराम में है न तो निरपेक्ष गति में है। निरपेक्ष एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, इंग्लिश में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे बच्चा? एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज नहीं होता बच्चा। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर एक वस्तु आपके लिए गति में है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोगों के लिए भी गति में हो। अगर कोई एक पिंड आपके हिसाब से गति में है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे लोगों के लिए भी गति में हो। अगर एक वस्तु आपके लिए विराम में है, आपको लग रहा है कि वो विराम में है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे लोगों के लिए भी विराम में हो। यानी कि कोई एक वस्तु सभी के लिए गति में नहीं होती और कोई एक वस्तु सभी के लिए विराम में नहीं होती। तो आप एकदम पक्के से ये नहीं बोलोगे, मतलब एकदम सत्य, परम सत्य नहीं है कि भैया वस्तु गतिमान है तो पूरे ब्रह्मांड में सभी लोगों के लिए गतिमान होगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये वस्तु विराम में है तो ये पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए या इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं उन सभी के लिए विराम में है। ये बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि गति और विराम किस पे निर्भर करता है? गति और विराम निर्भर करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे
गति और विराम निर्भर करता है कि आप किस निर्देश तंत्र से बात कर रहे हो, आप किस निर्देश तंत्र के सापेक्ष उसे देख रहे हो। जैसे कि जब हम कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, हमको लगता है हम अपने डेली लाइफ में पृथ्वी को स्थिर मानते हैं, अर्थ को रेस्ट में मानते हैं। लेकिन अगर आप सूर्य पे जाकर बैठ जाओ, अब जाके बैठ मत जाना, मान लीजिए कि आप देखो, अगर आप पृथ्वी की गति को पृथ्वी के सापेक्ष देखोगे तब तो आपको विराम में ही लगेगा। आप जिस भी निर्देश तंत्र पर रहते हो वो आपके लिए हमेशा विराम में रहेगा। आप जिस भी निर्देश तंत्र पे रहते हो, जिस भी निर्देश तंत्र से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, वो निर्देश तंत्र हमेशा आपके लिए विराम में रहेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी पृथ्वी पे हूँ, तो पृथ्वी मेरे लिए निर्देश तंत्र, मैंने मान लिया कि चलो भाई मेरा निर्देश तंत्र, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, अर्थ है। तो अर्थ के सापेक्ष अगर गति देखोगे तो आपको विराम में ही मिलेगा। किसी भी निर्देश तंत्र का उसी के सापेक्ष अगर आप गति देखेंगे तो कोई भी निर्देश तंत्र अपने ही सापेक्ष हमेशा विराम में होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहले आप याद रखिए, किसी भी निर्देश तंत्र का अगर आप गति देखेंगे उसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष तो हमेशा आपको विराम में मिलेगा। जैसे कि मैं ढलती पे हूं तो ढलती के सापेक्ष अभी क्या है, वो विराम में ही है। ये क्लियर है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ढलती तो विराम में है, ढलती का कोई गति नहीं है। आप चले जाइए सूर्य पर, सूर्य से देखिए आप, तो आपको क्या लगेगा, अरे आप पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और जब हम बोलते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसका क्या मतलब है, गति कर रही है ना पृथ्वी। लेकिन अगर आप पृथ्वी पे रह के ही पृथ्वी की गति को देखेंगे तो आपको लगेगा पृथ्वी विरामावस्था में है। लेकिन अगर आप सूर्य के निर्देश तंत्र से देखें, अगर आप सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, वहां जाकर पृथ्वी की का अवलोकन करें तो आपको समझ में आएगा, हाँ पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन आपके लिए क्या है, ट्रेन आपके लिए विरामावस्था में है। और जब आप ये कहते हैं कि ट्रेन चल रही है तो क्या कहना चाह रहे हैं, तब आप पृथ्वी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तब आपने अर्थ को, जमीन को निर्देश तंत्र माना है। जब आप ये बोलते हैं ना कि ट्रेन चल रही है तो फिर तो किसके सापेक्ष आप बात कर रहे हो, तब आप बात कर रहे हो पृथ्वी के सापेक्ष, यानी कि जमीन के सापेक्ष। जमीन के सापेक्ष ट्रेन की स्थिति बदल रही है तो उस समय ट्रेन क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि स्टेशन आ रहा है, तब क्या है, तब आप ट्रेन के सापेक्ष बात कर रहे हो कि भाई हमारा ट्रेन तो वहीं का वहीं है, चीजें जो है पीछे जा रही हैं, स्टेशन हमारी तरफ आ रहा है। तब किसके प्रेम में बात कर रहे हो आप, तब आप ट्रेन के निर्देश तंत्र में बात कर रहे हो। तभी आपने देखा कि अगर आप निर्देश तंत्र बदल देते हो तो चीजें बदल जाती हैं, मतलब गति और विराम का जो एक हमारा सोच है वो बदल जाता है। तो किस पे निर्भर करता है गति और विराम, निर्भर करता है निर्देश तंत्र पर। इसकी चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं बच्चे। किस पे निर्भर करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अंग्रेजी में ज़्यादा सही है ये निर्देश तंत्र। जैसे किसी को कोई निर्देश दे रहा है, चलो सैनिकों दरवाजा खोल लो, किले की दरवाजें खोल दी जाएं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़्यादा सही है, हम यही यूज करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट ऑल मोशन डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हो। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो, अगर आप चीज़ों को अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करोगे तो एक ही वस्तु का आपको अलग अलग स्टेट, अलग अलग अवस्था देखने को मिलेगा। चलिए, और अब मान लेते हैं कि मैं एक ही वस्तु को दो निर्देश तंत्र से देख रहा हूं। जरा समझिएगा, एक ही वस्तु को दो निर्देश तंत्र से देख रहा हूं। जैसे कि ये हो गया ट्रेन, ट्रेन में मैं हूं, ठीक है, और इधर कहीं जमीन पे मेरा एक दोस्त है, ओके, और इधर कहीं एक चिड़िया जो है उड़ रही है, चिड़िया ही है। तो देखो बच्चा, देखिए बच्चा, इस चिड़िया का इस ट्रेन के सापेक्ष यानी मेरे सापेक्ष वेग कुछ और होगा। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, हम धीरे धीरे मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। हम धीरे धीरे जो हमारा मेन जो टॉपिक है ना, आपेक्षिक वेग, हम वहाँ पे आ रहे हैं।
तो ये चिड़िया है ये, अच्छा मैं लिखना भूल गया, ही सी इज़ माई फ्रेंड, सी लगा देता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, सी इज़ माई फ्रेंड एंड सी इज़ बर्ड, चिड़िया है भाई, बर्ड। तो इस चिड़िया का ये आकाश में उड़ रही भाई, आकाश में उड़ रही है, तो इस बर्ड का, इस चिड़िया का ट्रेन के सापेक्ष यानी मेरे सापेक्ष वेग कुछ और होगा। देखो मैं गतिमान में हूँ भैया, मैं ट्रेन चल रहा है, मैं पृथ्वी के सापेक्ष देख रहा हूँ तो ट्रेन चल रहा है, और इस मेरे फ्रेंड के लिए इस चिड़िया की चाल कुछ और होगी, इस बर्ड की जो स्पीड है कुछ और होगी। यानी कि आप ये बिल्कुल ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि किसी भी एक वस्तु की जो चाल है अलग, अच्छा ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहां से वो ऑब्जर्व कर रही है, अच्छा लगता है, कर रही है, हम दोनों ही उस चिड़िया को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम दोनों के सापेक्ष चिड़िया का वेग अलग अलग होगा। यानी कि हम किसी एक वस्तु के चाल को, एक वस्तु के वेग को अगर दो अलग अलग निर्देश तंत्रों से ऑब्जर्व करें तो क्या मिलेगा आपको स्पीड, आपको चाल, आपको वेग अलग अलग मिलेगा। सही है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। और अब चलो आते हैं जमीन पर, जमीन पे आते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये रोड रहा, रोड यानी जमीन बच्चा, रोड यानी जमीन, ठीक है, रोड रहा और रोड पे ये खंबा रहा, चलो ये खंबा रहा, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। खंबा हो सकता है बिजली का खंबा हो, लेकिन है खंबा भाई, कुछ और खंबा मत समझना यार ये खंबा है, पोल है, बिजली का खंबा है, ठीक है, ओके। और अब मान लीजिए कि यहां से एक रिक्शा और यहीं से एक साइकिल, तो यहां पे रिक्शा लिखता हूं, रिक्शा, और यहां से एक साइकिल, दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, रिक्शा और साइकिल। मान लीजिए कि रिक्शा की चाल है 10 kmph, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसके सापेक्ष है? पृथ्वी के सापेक्ष या खंबा के सापेक्ष? खंबा भी तो पृथ्वी पे है, स्थिर है, तो खंबा के सापेक्ष, खंबा समझिए। तो रिक्शा की चाल खंबा के सापेक्ष कितना है? 10 किलोमीटर पर आ रहा है। और मान लेते हैं कि साइकिल की चाल खंबा के सापेक्ष कितनी है? 15 kmph है। अच्छा यहाँ के लगाना भूल गया हूँ, माइल पर आर हो गया है, kmph किलोमीटर पर आर, kmph किलोमीटर पर आर। ओके, तो चलो इसको मैं थोड़ा लिख के बताऊँ आपको। v कैसे बताएंगे हम लोग? v रिक्शा का, चाल किसका? चाल रिक्शा का किसके सापेक्ष? खंबा के सापेक्ष। कितना बच्चा? ये है 10 किलोमीटर पर आ रहा है। ओके, और वैसे ही अगर हम देखें v साइकिल का खंबा के सापेक्ष कितना बच्चा? 15 kmph किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि रिक्शा जो है मेरे सापेक्ष यानी खंबे के सापेक्ष 10 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है, साइकिल जो है 15 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है। और अब बताइए 1 घंटे बाद की स्थिति क्या होगी? मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है इस रिक्शे में मेरा कोई अपना जान पहचान का बैठा हो, मैं उस रिक्शे वाली बंदी से, लड़का भी हो सकता है यार, ध्यान उधर ही क्यों जाता है, रिक्शे वाले बंदे से बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिक्शे वाले बंदे से बात कर रहा हूँ। तो मैं 1 घंटे बाद मैंने बोला भाई क्या हाल चाल? तो बोलेगा यार मैं तो यहाँ हूँ। 1 घंटे बाद यहाँ से कितना? 10 किलोमीटर रिक्शा, और साइकिल 1 घंटे बाद कितना? 15 किलोमीटर। साइकिल भाई 15 किलोमीटर पर आवर से है, तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर आगे चल गया, और जो रिक्शा है 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला गया। तो अब मैं बोलता हूँ भाई रिक्शा वाले क्या हाल चाल? जो भी मेरा फ्रेंड है वहाँ पर, हो सकता है मेरा फ्रेंड ही रिक्शा वाला हो ठीक है, तो रिक्शा वाला मेरा फ्रेंड है भाई। मैंने बोला क्या हाल चाल? तो बोलेगा यार साइकिल वाला मेरे से 5 किलोमीटर आगे चला गया, साइकिल वाला मेरे से 5 किलोमीटर आगे चला गया। कितने घंटे में? 1 घंटे में। अब जा देखिएगा, ये रिक्शा है, ठीक है, रिक्शा यहाँ पे रहा रिक्शा, और साइकिल वाला कहाँ पहुँच गया भाई? 5 किलोमीटर आगे है। 1 घंटे में का हाल ये है, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर आगे चले जाएगा। तो हम 1 घंटे में ही बात करते हैं। 1 घंटे में साइकिल वाला इस रिक्शे वाले से
5 किलोमीटर आगे चल गया, यानी कि उस साइकिल का या उस साइकिल वाले का इस रिक्शा के सापेक्ष वेग कितना हो गया बताइए? 5 किलोमीटर पर आवर हो गया कि नहीं हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर हो गया कि नहीं? यही है आपेक्षिक वेग, यही है आपेक्षिक वेग। जब आप एक गतिमान वस्तु को दूसरे गतिमान वस्तु के सापेक्ष देखते हैं, देखो ये भी गतिमान है, ये भी गतिमान है, तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में जब हम एक गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन देखते हैं, किसके सापेक्ष? दूसरे गतिमान वस्तु के सापेक्ष। ये भी गतिमान है, ये भी गतिमान है। तो अगर हम चाल की बात करें तो दर लगा देंगे, दर, स्थिति परिवर्तन की दर, किसकी? स्थिति परिवर्तन की दर, स्थिति परिवर्तन की दर। यही चाल होगा या यही वेग होगा, एक ही दिशा में तो हम वेग ही बोल सकते हैं। ओके, तो कैसे परिभाषित करेंगे आप आपेक्षिक वेग को? जब देखो, अगर हम रिक्शा का ढलती के सापेक्ष देखें तो ढलती तो स्थिर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम ढलती के सापेक्ष ही देखेंगे, उसी फ्रेम में है। तो मैंने पहले बताया आपको कि आप जिस निर्देश फ्रेम में हैं उस निर्देश फ्रेम का उसी निर्देश फ्रेम में वेग हमेशा 0 होगा। तो अब हम देखें रिक्शा का ढलती के सापेक्ष कुछ वेग है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर है, साइकिल का ढलती के सापेक्ष कुछ वेग है जो कि 15 किलोमीटर पर आवर है। तो ये रिक्शा का वेग हो गया, ये साइकिल का वेग हो गया जब आप ढलती के सापेक्ष देखते हो, क्योंकि हम ढलती पे हैं तो हम ढलती के सापेक्ष ही देखते हैं। लेकिन अब इन दोनों में जंग छिड़ी है भाई, बोलता है यार ये तो मेरे से 1 घंटे में 5 किलोमीटर आगे चल गया, यानी कि ये साइकिल वाला इस रिक्शे वाले से हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर आगे चलता जाएगा, यानी कि साइकिल वाले का रिक्शे वाले के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और जरा इस संबंध पे ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइकिल का खंभा के सापेक्ष जो वेग है, साइकिल का खंभा के सापेक्ष किसके इक्वल हो जाएगा? साइकिल का रिक्शा के सापेक्ष, साइकिल का रिक्शा के सापेक्ष प्लस रिक्शा का किसके सापेक्ष? रिक्शा का खंभा के सापेक्ष। आप देख सकते हैं साइकिल का खंभा के सापेक्ष कितना बच्चा? साइकिल का खंभा के सापेक्ष 15 किलोमीटर है वेग, और साइकिल का रिक्शा के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर है, प्लस रिक्शा का खंभा के सापेक्ष कितना है? 15, तो 5 + 10 15। तो यहाँ से हमको एक जो संबंध मिलने वाला है वहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे कि साइकिल का रिक्शा के सापेक्ष, साइकिल का रिक्शा के सापेक्ष इसके इक्वल हो जाएगा साइकिल का खंभा के सापेक्ष, साइकिल का खंभा के सापेक्ष माइनस साइकिल का खंभा के सापेक्ष माइनस रिक्शा का खंभा के सापेक्ष, रिक्शा का खंभा के सापेक्ष। तो अगर आप साइकिल का वेग निकालना चाहते हैं रिक्शा के सापेक्ष, देखो एक गतिमान वस्तु का वेग दूसरे गतिमान वस्तु के सापेक्ष, यही आपेक्षिक वेग है। जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी एक वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर देखेंगे दूसरे गतिमान वस्तु के सापेक्ष, तो यही कहलाएगा आपेक्षिक वेग। ये भी गतिमान, ये भी गतिमान, तो हम बोल रहे हैं यार चलो इसके सापेक्ष इसकी स्थिति परिवर्तन की दर क्या है? इस गतिमान वस्तु के सापेक्ष इस गतिमान वस्तु के स्थिति की परिवर्तन की दर क्या है? वही हो जाएगा आपेक्षिक वेग साइकिल का रिक्शा के सापेक्ष। तो कैसे निकालेंगे आप? साइकिल का खंभा के सापेक्ष माइनस रिक्शा का खंभा का सापेक्ष, इसका भी खंभा के सापेक्ष और इसका भी खंभा का सापेक्ष, और यही है आपका आपेक्षिक वेग का फॉर्मूला। बच्चे यही है आपका आपेक्षिक वेग का फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला यानी फॉर्मूला होता है भाई, और क्या? आपेक्षिक वेग का फॉर्मूला यही है। कोई दिक्कत? अब आपको लग रहा होगा सर हमने तो ऐसा पढ़ा है कि एक ही दिशा में हो तो माइनस करते हैं, विपरीत दिशा में है तो प्लस करते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उस लफड़े में फंसे ही नहीं।
बस याद रखिए मैंने ये बोला है। अच्छा चलो इसको ए बी से दिखा देते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि साइकिल ए है और रिक्शा बी है। साइकिल ए है, खंबा को सी ले लीजिए, और रिक्शा को हमने क्या ले लिया है, रिक्शा को हमने बी ले लिया है, खंबा को सी ले लिया है। तो अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहें कि वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वी ए सी माइनस वी बी सी। ये फॉर्मूला है बच्चा अपेक्षिक वेग का, हमेशा आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एक ही दिशा में है, सॉरी विपरीत दिशा में है कि एक ही दिशा में है। वहां पर एक दिक्कत ये होती है कि हम डायरेक्शन नहीं बता पाते। हाँ ठीक है, इसका इसके सापेक्ष वेग तो निकाल लिया, लेकिन कौन सी दिशा में। जब आप आंकिक प्रश्न हल करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इसका इसके सापेक्ष आपेक्षिक वेग इतना तो है, लेकिन किस दिशा में है। वहां पर ये डाउट रहता है एक मन में, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए आपको क्या करना है बच्चा, आपको करना ये है कि आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, वी ए बी इक्वल टू वी ए सी माइनस वी बी सी, ठीक है। इसका इसके सापेक्ष आपेक्षिक वेग, इसका भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष, इसका भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष, ये ही फॉर्मूला लगाना है। हाँ बिल्कुल, ये किसके लिए है, दोनों एक ही दिशा में गतिमान है उसके लिए है। तो आप क्या करेंगे, अगर दोनों विपरीत दिशा में भी हैं तो किसी भी एक वस्तु के वेग को क्या करेंगे, पलट देंगे। कर सकते हैं ना, वेग धनात्मक हो सकता है, वेग ऋणात्मक हो सकता है, वेग जीरो भी हो सकता है। तो देखो दोनों जब एक ही दिशा में है तो ये फॉर्मूला में कोई बल्ले बल्ले लगा देगा वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर आप बोलोगे कि यार दोनों विपरीत दिशा में हैं तो मैं प्लस करूंगा, जरूरत नहीं है। आप क्या करें, अगर मान लो ये वी ए हो गया, ये वी बी हो गया, दोनों एक ही दिशा में है, माइनस करेंगे बल्ले बल्ले, वी ए माइनस वी बी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, ये वी ए अगर मैं इधर के मोशन को, इधर की गति को धनात्मक ले रहा हूं तो इधर की गति को क्या लेना पड़ेगा, ये वी बी है, वी ए इधर की तरफ, मान लीजिए दाएं तरफ वी ए है, बाएं तरफ वी बी है। तो क्या मैं मान लूं कि ये वी बी, अगर ये वी बी वेग से जो दूसरा वस्तु है, अगर ये वी बी वेग से बाएं की तरफ जा रहा है तो मैं ये मान सकता हूं कि माइनस वी बी से इधर जा रहा है, माइनस वी बी से दाएं तरफ जा रहा है। तो यहां भी फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी ही मिलेगा। माइनस लगाना है फॉर्मूले में, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ट्रिक ज़्यादा सही है। आप क्या करेंगे, जो वेग होगा उसको पलट लेंगे, एक ही दिशा में ले आएंगे, आप एक ही दिशा में ले आएंगे और फॉर्मूला सदैव यही लगाइएगा। एक ही दिशा में ले आइए और फॉर्मूला सदैव आपको यही लगाना है। चलिए आंकिक प्रश्न हल करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। तो एक लाइन में अगर मैं परिभाषित करूं कि भाई आपेक्षिक वेग क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, तो बहुत आसान है। किसी भी एक गतिमान वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे गतिमान वस्तु का वेग, किसी एक गतिमान वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे गतिमान वस्तु का वेग, ये कहलाता है आपेक्षिक वेग। बड़े काम की चीज है यार, इसके न्यूमेरिकल्स बड़े काम के हैं, पक्के से आएंगे आपके एग्जाम में। अब चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, आते ही है और आएंगे ही। बहुत ही शानदार और इसके आंकिक प्रश्न होते हैं, बहुत ही मस्त इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब मजा आ जाएगा आपको, फील करोगे। चलो फील करते हैं, चलिए देखते हैं भाई। ये पहला सवाल हमारा आज का, कि दो समांतर रेलगाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। चलिए, तो इधर मैं ले लिया नॉर्थ, ओके, और इधर मैं ले लिया साउथ। इधर को नॉर्थ ले लिया, इधर को साउथ ले लिया। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है एक इधर की तरफ उत्तर दिशा में, तथा दूसरी रेलगाड़ी किधर जा रही है, दक्षिण दिशा में, यानी इधर को जा रही है। तो ये वी ए कितना हो गया बच्चा, वी ए है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वी बी कितना है बच्चा, वी बी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा कि मैंने बोला, मैं हमेशा क्या करने वाला हूं, आप देखो मैं ऐसा ही करता हूं और मैं सजेस्ट करूंगा आप भी ऐसा करिए। इसमें ना डायरेक्शन बताने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वी ए इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं उत्तर वाले को प्लस ले रहा हूं तो ये दक्षिण में जा रहा है वी बी से, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये इतना से किधर जा रहा है, उत्तर में जा रहा है।
ये जा रहा है वीबी से साउथ में, लेकिन हम अगर इसको माइनस कर लेंगे तो दिशा बदल जाएगी। हम ये मानते हैं अब -90 से किधर जा रहा है, -90 से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, टुवर्ड्स नॉर्थ। ये भी नॉर्थ की ओर है, ये भी नॉर्थ की ओर है। अगर मैं वी बी इक्वल टू केवल 90 किलोमीटर पर आवर लिखता हूं तो वो किधर की तरफ होगा, वो साउथ की तरफ होगा। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया, -90 लिख दिया है, तो ये अब किधर को जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। दोनों एक ही दिशा में हो गए। एक काम ये करते हैं कि मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। कैसे बदलोगे यार, 54 में किसका इंटू कर दो, 5/18 का, ठीक है। 90 में किसका इंटू कर दो, 5/18 का, यही करते हैं ना। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो यही करोगे आप। 18 है कम, 18 हटिया 54, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 18 एक कम, 18 पंचे 90, 5 पच्चे 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। हाँ, लेकिन माइनस, क्योंकि अगर ने 25 लिखा मतलब वो किधर की तरफ होगा, वो साउथ की तरफ होगा। -25 लिखा मतलब किधर की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। तो आप देखिए, इधर को नॉर्थ, इधर को साउथ। अगर मैं बोलता हूँ VA, तो VA कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड है, किधर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर मैं बोलता हूँ VB इक्वल टू -25 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। प्लस बोलूंगा तो याद रखिएगा, अगर मैं VB को प्लस बोल रहा हूँ तो किधर की तरफ हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। क्लियर है ये। एक्चुअली में हम ये मान सकते हैं कि हमने साउथ की तरफ वाले को क्या लिया है, साउथ की तरफ वाले वेग को ऋणात्मक लिया है, साउथ की तरफ वाले वेग को ऋणात्मक लिया है। चलिए अब सवाल पढ़िए, आप सवाल पढ़िए। ए के सापेक्ष बी का अपेक्षित वेग निकालना है। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का। चलो पहला है बी का किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी का ए के सापेक्ष या फिर ए के सापेक्ष बी का वेग, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, फॉर्मूला आपको बताया मैंने, एक ही फॉर्मूला बताया है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है देखने का अब कि एक ही दिशा में, सॉरी ये तो विपरीत दिशा में है, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी देखने का कि एक ही दिशा में है कि विपरीत दिशा में है। तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, VB माइनस VA। VB कितना है बच्चा, VB है -25 और VA कितना है -15, तो कितना आ गया, -40 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब ये बताओ, ये माइनस आ गया है तो आपको मालूम है, अब आपको मालूम है कि ये जा किधर की तरफ रहा होगा, ये किधर की तरफ जा रहा है बच्चा, ये जा रहा है साउथ की तरफ, टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि नेगेटिव है, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। अगर यहीं पे आप विपरीत दिशा वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ प्लस आता, फिर आपको बताने में दिक्कत होगी कि ये जा किधर की तरफ रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। लेकिन ये किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्शन का झंझट ही खत्म। देखो 40 मीटर प्रति सेकेंड, ए के सापेक्ष बी जो है वो 40 मीटर प्रति सेकेंड से साउथ की तरफ जा रहा है, सही है, क्योंकि माइनस है। माइनस हमने किसके लिए लिया है, माइनस हमने साउथ के लिए लिया है। तो ये अब क्लियर है कि बी जो है वो ए के सापेक्ष 40 मीटर प्रति सेकेंड से किधर की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चा क्या है, बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग निकालना है, बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग निकालना है। देखो तो जब हमने बोला है VA तो किसके सापेक्ष लिया है, अर्थ के सापेक्ष, ठीक है, कितना है ये 15 मीटर पर सेकेंड। जब हमने बोला है VB तो किसके सापेक्ष लिया है, अर्थ के सापेक्ष लिया है, कितना -25 मीटर पर सेकेंड, सही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखिए सवाल देखो क्या पूछ रहा है, बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग निकालना है बच्चा। किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष पृथ्वी का, यानी कि अर्थ का निकालना है आपको बी के सापेक्ष, अर्थ का बी के सापेक्ष। कैसे निकालेंगे, VE माइनस VB आ जाएगा, तो यहां से VEB इज इक्वल टू, यही है ना,
बी के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षिक वेग, तो वही तो लिखा है यहाँ पर, बी के सापेक्ष पृथ्वी, ई फॉर अर्थ, बी के सापेक्ष पृथ्वी का वी ई माइनस वी बी, वी ई कितना है, ये तो 0 है ना। अरे अल्ट तो हमने अल्ट का अल्ट के सापेक्ष देखो ना बच्चा, अल्ट का अल्ट के सापेक्ष वेग क्या होगा, अल्ट का अल्ट के सापेक्ष, अरे भाई उसी फ्रेम, उसी निर्देश फ्रेम से उसी को देखोगे तो वेग तो 0 ही मिलेगा। तो अल्ट का अल्ट के सापेक्ष क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस वी बी कितना है, माइनस 25 है बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे ट्रेन ए का कोई रोल नहीं है। अब आप ट्रेन बी में बैठे हो, ट्रेन बी में बैठे हो और ट्रेन बी में आप किधर की तरफ जा रहे हो, 25 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ जा रहे हो। और अब आप ट्रेन को निर्देश तंत्र मान लो, और अब आप ट्रेन को निर्देश तंत्र मान लोगे तो आपका ट्रेन जो है विरामावस्था में है, मतलब आप बोलोगे हम तो विराम में हैं, ट्रेन बी विरामावस्था में आ गया ना, क्योंकि आप उसी निर्देश फ्रेम में चले गए, और जिस निर्देश फ्रेम में हो आप उसको विरामावस्था में मानिए। मान लिया कि भैया चलो ये तो हमारा ट्रेन तो चल नहीं रहा, चल कौन रहा है, जमीन चल रहा है। जमीन यानी कि अर्थ बी के सापेक्ष 25 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सही है ना। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन बी में बैठे हैं, ट्रेन बी में बैठे हैं, तो क्या लगता है चीजें, आप ये नहीं मानते हो कि आपकी ट्रेन आगे जा रही है, हाँ बिल्कुल आप कॉमन सेंस लगा लेते हो, लेकिन कॉमन सेंस मत लगाओ। मान लो आप गधे हो तो आपको क्या लगेगा कि ट्रेन यहाँ देखो हम तो बैठे हैं, जमीन जो है किधर जा रहा है, जमीन नॉर्थ में जा रहा है, ये वही वाला कंडीशन है, ठीक है। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो एक ही डायरेक्शन वाला ना, तो आपको डायरेक्शन वाला झंझट खत्म हो जाता है, और इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको यही करना है। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो पहले हमने निकाला है बी का ए के सापेक्ष, बी का ए के सापेक्ष कितना है, माइनस 40 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि वो साउथ की तरफ जा रहा है। हमने निकाला है अर्थ का बी के सापेक्ष, पृथ्वी का बी के सापेक्ष कितना है, प्लस 25 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि बी के सापेक्ष जो धरती है, जो पृथ्वी है, जो जमीन है, वो 25 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। और अब थोड़ा सा कहानी में और ट्विस्ट आया है। रेलगाड़ी ए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, जहाँ लिख दिया जाए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो रेलगाड़ी एक ही छत पर गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 15 किलोमीटर के पर आवर के वेग से दौड़ते हुए बंदर, बंदर यानी मंकी के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। चलो देखो क्या है, और ट्रेन ए है, यहाँ पर ट्रेन बी का कोई रोल नहीं है, ट्रेन ए बनाता हूँ, चलिए ट्रेन ए बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे ट्रेन बनाते हैं ना, चक्के बना देता हूँ, चक्के, चक्के बना दिया। ये ट्रेन ए है बच्चा, ट्रेन ए किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी धुआं निकल रहा होगा। ट्रेन ए किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कौन से चाल से जा रहा है ये, हमने बोला है वी ए कितना है, ये 15 मीटर पर सेकेंड है। अब वहां पर, अच्छा छत पे तो मेरे को एक बंदर बैठाना है, ठीक है रुको रुको, छत पे तो एक बंदर चाहिए मेरे को। तो ये जो ट्रेन ए है ये 15 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ओके। यहां पर एक बंदर है, ठीक है, बंदर, वो भी मनुष्य के जैसा दिख रहा है, तो भाई हम भी तो कभी बंदर ही थे। तो अब ये देखो किधर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या लिखा है कि रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर पर आवर के वेग से, जो मंकी है, मंकी का ए के सापेक्ष वेग कितना है, लेकिन है किधर की तरफ, गड्डी के विपरीत दिशा में, गड्डी के विपरीत दिशा में, यानी कि ये मंकी जो है, मंकी का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग कितना है बच्चा, 18 किलोमीटर पर आवर है। तो मंकी का ए के सापेक्ष कितना हो गया बच्चा, मंकी का ए के सापेक्ष, ट्रेन ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर पर आवर है, माइनस लूंगा, क्यों, क्योंकि किधर जा रहा है, ये जा रहा है साउथ की तरफ, क्योंकि भाई ट्रेन किधर जा रहा है, ट्रेन जा रहा है नॉर्थ की तरफ, जिसको हमने धनात्मक लिया है, साउथ की तरफ वाले वेग को हम ऋणात्मक ले रहे हैं, तो माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18
इंटू 5/18, 18 कहानी खत्म, -5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये मंकी का है ट्रेन ए के सापेक्ष। अगर फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, Vm माइनस Va होगा। मेरे को नहीं मालूम एक ही दिशा में कि विपरीत दिशा में है। ठीक है, मैं साइन के साथ पहले लिख चुका हूं तो मुझे लोगों को लफड़ा ही नहीं है। Vm माइनस Va। ओके, अब आपको Vm निकालना है। आपको अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर है जमीन पे कोई ऑब्जर्वर है, कोई आदमी जो ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई बंदर करना क्या चाहता है, तो उस बंदर का वेग निकालना है जमीन के सापेक्ष, यानी पृथ्वी के सापेक्ष। तो मैं खड़ा हूं तो मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं बता पाऊंगा ना कि कौन किधर जा रहा है। तो अब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये बताना है कि ये बंदर जो है जमीन के सापेक्ष किधर को जा रहा होगा, उस बंदर का जमीन के सापेक्ष वेग कितना होगा। बहुत आसान है, Vm माइनस Va, ये भी जमीन के सापेक्ष, ये भी जमीन के सापेक्ष। अब क्या निकालना है, Vm निकालना है। Vma इधर आके प्लस हो गया Va, तो Vm कितना आ गया बच्चा, Vm इज इक्वल टू, Vma कितना है -5 है, प्लस Va कितना है, Va 15 है, तो -5 प्लस 15 कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, प्लस में आया है। यानी कि बंदर जा किधर रहा है, बंदर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किधर को भाग रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब अपने आप को यहां रख के देखिए, जिसके सापेक्ष भी आपसे पूछा जाता है बस आपको वहां जाकर ऑब्जर्व करना है चीजों को। यहां से मैं देखूंगा तो ट्रेन इधर जा रहा है कितने से, 15 मीटर पर सेकेंड से। बंदर जो है उस ट्रेन की छत पर किधर की तरफ जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड से साउथ की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं देखूं भाई कि बंदर जा किधर को रहा है, तो बंदर आपको किधर जाता हुआ लगेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड से नॉर्थ की तरफ जाता हुआ लगेगा। क्लियर है ये? तो ये है अपेक्षिक वेग। ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, ऐसे आंकिक प्रश्न आपको मिलेंगे। और देखो बहुत ही मजेदार सवाल मिलते हैं यार, और काफी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी से आते ही हैं सवाल। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गया आगे सवाल, कहाँ है। चलिए, ये भी बढ़िया मजेदार सवाल है, ये भी एनसीईआरटी का है भाई। ये भी कहाँ का है, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी। चलिए, 2 लेन वाले किसी सड़क पर, तो पहले सड़क बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये सड़क बन, अच्छा सड़क छोटा थोड़ी होगा, चलो सड़क जो है वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ को जा रहा है, लेकिन ये सड़क हो गया। जो मेरी धड़कनों को जाती है तेरे नाम की कोई, 2 लेन वाली है भाई, 2 लेन वाली सड़क है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक लेन इधर, बीच में पार्टीशन नहीं है ना वो अभी बात 2 लेन ही बोला है। पार्टीशन लगा के 2 लेन इधर बना दिया तो 4 लेन हो जाएगा, 2 लेन है भाई। तो एक कार है ए जो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। चलो मैं कार ही बना लूं, ये जो गुलाबी है वो कार ए है, ये कार ए, ये कार ए है, और ये कितने से 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं लिखता हूं यहां पर Va इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 36 को किससे इंटू करेंगे आप, 5/18 से, तो कितना मिल जाएगा, 18 दूनी 36, 10 मीटर प्रति सेकेंड से वो किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। उसको कोई दिक्कत नहीं, वो चल रहा है बस, उसको बाकी दुनिया लाइफ से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें, बी व सी, मामला इनके बीच का है, बी व सी के बीच का, जिनमें से प्रत्येक की चाल कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है। तो Vb भी 54 किलोमीटर पर आवर है, ओके, और Vc भी 54 किलोमीटर पर आवर है। बढ़िया, चलो बना लेते हैं यहां पर, इधर बना लेता हूं मैं B, ये कितने से जा रहा है, 54 kmph से जा रहा है। और उतनी ही दूरी पे इधर भी है कहीं, उतनी ही दूरी पे C भी है, उतनी ही दूरी पे है ना। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें हैं, जिनमें से प्रत्येक की चाल इतना है, कारें तक पहुंचना चाहती हैं। अच्छा, अभी बस चाल ही एक समान है, अभी ये नहीं बताया कि कौन कितना दूरी पर है। तो ये भी 54 किलोमीटर पर आवर है, ये भी 54 kmph है, ठीक है।
kmph। तो कन्वर्ट कर लेते हैं ना बच्चा, कितना आ जाएगा 5/18, 18 5 15, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर मैं इधर वाले को प्लस ले रहा हूं तो इधर वाले को क्या लूंगा मैं, इधर वाले को मैं माइनस ले लेता हूं, ये माइनस, VC विपरीत दिशा में है ना इधर, तो माइनस लिख लिया, ठीक है। किसी क्षण जब AB व AC, हाँ अब ये जो मैं पहले बोल गया कि ये यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी बराबर है, ये है AB और ये है AC, जब बराबर है तो 1 किलोमीटर है बच्चा, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। उस परिस्थिति की बात हो रही है जब C और B, कारें C और B कार A से समान दूरी पर हैं। कार B का चालक यह निर्णय करता है, उसके अंदर एक जोश आ रहा है कि मैं ना कार C से कार A तक पहले पहुंचूंगा, पहले ही वह कार A से आगे निकल जाए। B के मन में ये ख्याल आ रहा है कि इससे पहले कि वो यहां पहुंचे, मैं यहां पहुंच के इसको ओवरटेक कर जाऊंगा, ठीक है। ये B का ख्याल है। क्या है ख्याल, देख लो। कार B के चालक यह निर्णय करता है, डिसीजन लेता है कि कार C से कार A तक पहुंचने से पहले ही वह कार A से आगे निकल जाए, इससे पहले कि वो यहां पहुंचे, मैं यहां पहुंच के तो आगे निकल जाऊंगा। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कार B का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है। देखो अगर दोनों एक ही साथ आ जाएंगे तो ये तो भैया अपने लेन में चल ही रहा है, इनको लेन चेंज करके ओवरटेक करना है, ये बेचारा अपने लेन में ही आएगा, इनको ही थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है, जाके इसको ठोक सकता है अगर दोनों एक ही साथ पहुंच गए तो थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। ये थोड़ा सा पहले पहुंच के वहां से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दुर्घटना तो हो ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कितने त्वरण से इसको अपने गाड़ी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत आसान है। पहले आपेक्षिक वेग निकाल लीजिए, आपेक्षिक वेग निकाल लीजिए, B का आपेक्षिक वेग निकाल लीजिए A के सापेक्ष, C का आपेक्षिक वेग निकाल लीजिए A के सापेक्ष। B का A के सापेक्ष कितना होगा बच्चा, B का A के सापेक्ष चलो निकाल के बताओ, VB माइनस VA, VC माइनस VA। चलिए बताइए, VB माइनस VA कितना हो जाएगा, VB माइनस VA 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी B जो है वो A के सापेक्ष 5 मीटर प्रति सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, यानी कि हर सेकेंड में 5 मीटर उसके पास आ रहा होगा। VC माइनस VA कितना करेंगे, VC कितना है बच्चा, VC भी तो उतना ही है, VC भी है लेकिन -15 है और ये -10 है, ठीक है। -15 -10 तो ये कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। यानी कि जो C है वो A के सापेक्ष 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, A के सापेक्ष, यानी कि हर सेकेंड में वो 25 मीटर A के पास आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि A और C, देखो बात यह है ना कि C भी जो है वो A के पास आ रहा है और A भी C के पास जा रहा है, तो इनके जो परिवर्तन की दर ज़्यादा है वो तो बहुत ही कॉमन सी बात है। अब देखो तो ये जो 1000 मीटर की जो दूरी है, 1 किलोमीटर यानी कितना, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो अब देख लेते हैं कि 1000 मीटर यहां से यहां की जो दूरी है, A और C के बीच की दूरी 1000 मीटर है, इधर की दूरी भी 1000 मीटर ही है। अब A और C के परिवर्तन की दर कितनी है, A और C के बीच में स्थिति परिवर्तन की दर है 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 1000 मीटर वाली दूरी है वो कितने समय में ये दूरियां इन लोग दूरी पाट लेंगे, पाट लेंगे नहीं, क्या बोलना चाहिए, ये दूरियां मिटा लेंगे अपने बीच की। ये समझो आप, ये जो 1000 मीटर की दूरी है ये दोनों जो है कितने 25 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, हर सेकेंड में 25 मीटर पास आ जाते हैं। तो ये जो 1000 मीटर की दूरी है ये कितने समय में तय हो जाएगी इन दोनों के बीच, तो देख लेते हैं। कैसे लिखूं मैं, C को A तक पहुंचने में लगा समय, C को A तक पहुंचने में लगा
समय। बहुत आसान है, समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा चाल, 25 कितना आ गया देखो, 25 चौक 100, 40 सेकंड आ गया। 40 सेकंड में ए और सी मिल जाएंगे, 40 सेकंड में ए और सी मिल जाएंगे बच्चा, 40 सेकंड। अब इस बंदे के पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड से थोड़ा कम, मतलब 40 सेकंड ही है, इसको भी वहां तक 40 सेकंड में पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये तो देखो हर सेकंड में बस 5 मीटर ही आगे बढ़ उसके पास जा रहा है, तो अब इसको जरूरत महसूस होती है कि मेरे को अपना गाड़ी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि ये 40 सेकंड, इसको भी 40 सेकंड में ही पहुंचना पड़ेगा वहां पर, तो कितने किस त्वरण से जाएगा तो संभव है, देखिएगा। लगा दीजिए गति का द्वितीय समीकरण, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूरी कितनी है देख लीजिए, दूरी है 1000, ठीक है। और वेग कितना देख लो, वेग है, देख ये वाला वेग लेंगे ना आप, वेग आप ये वाला लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 इंटू 40 प्लस 1/2 इंटू ए, यही तो निकालना है, इंटू 40 का स्क्वायर, तो ये हो गया देखो 1000 माइनस 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 200, ठीक है ना। तो ये आपको 800 मिल जाएगा, और ये आपका 1/2 इंटू ए इंटू 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, 40 का स्क्वायर 1600 ही होता है ना, इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इस 2 को ला के इधर इंटू कर लेते हैं, और उसको भी ला के इधर डिवाइड कर लेते हैं 1600, तो कितना आ गया, ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चा। ए इक्वल टू आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो हो सकता है आपको थोड़ा सा यहां पे दिक्कत हो गया हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए इधर सी को ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, देखिए कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है, ये ए है, ये सी है, और ये बी है, ए भी इधर जा रहा है, सी भी इधर आ रहा है, ये जो है एक दूसरे के साथ होंगे कितने समय के बाद, 40 सेकंड के बाद, 40 सेकंड के बाद। अब इस बंदे को भी 40 सेकंड में यहां तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, 40 सेकंड में यहां तक पहुंचना है, समय तो वही रहेगा, लेट नहीं कर सकता ये, लेट नहीं, क्योंकि इसको पहले निकलना है, ये पहले ही अपने मन में ये एक दृढ़ संकल्प ले चुका है कि मुझे पहले पहुंचना है, तो बोला ठीक है 40 सेकंड का समय मेरे पास भी है, मेरे पास भी 40 सेकंड है। अच्छा, और इसके लिए वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है ना। केवल आप इसका वेग नहीं लोगे, अब आपको लगेगा सर यहाँ पे बी का वेग तो 15 मीटर पर सेकंड है, तो 15 मीटर पर सेकंड क्यों नहीं रखें आप यहाँ पर, यहाँ पे आपको 15 मीटर पर सेकंड रखना चाहिए। यार हम 15 मीटर पर सेकंड तब रखते जब ए रुक जाता, ए रुका हुआ होता, लेकिन ए तो उसको दूर भाग रहा है ना, तो आपको अपेक्षित वेग लेना पड़ेगा, वो बी के इंतजाम बैठा थोड़ी है, ए भाग रहा है, बी उसके पीछे भाग रहा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको अपेक्षित वेग लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल जो है, ये भी एनसीईआरटी का, ये बच्चा ये भी एनसीईआरटी ही है। 37 में गतिमान कोई लंबा पट्टा 4 किलोमीटर पर आवर, ये जो आपको दिख रहा है ये बेल्ट है जो कि 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, बेल्ट की बात हो रही है, कितने किलोमीटर पर आवर से है बच्चा, ये है 4 किलोमीटर पर आवर से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो बेल्ट है, बेल्ट की बात हो रही है। एक बालक इस पर पट्टे के सापेक्ष 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो बालक है, बालक को मैं चाइल्ड लिख देता हूं, तो बेल्ट के सापेक्ष उसका वेग कितना है बच्चा, बेल्ट के सापेक्ष है 9 किलोमीटर पर आवर, और ये जो लिखा है ये क्या है, ये वी बेल्ट है, 4 किलोमीटर, अच्छा वी बेल्ट यहां लिख देता हूं, वी बेल्ट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर है बच्चे। ये जो है उस बच्चे का है, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है ये इस बच्चे का है बेल्ट के सापेक्ष, बच्चे का बेल्ट के सापेक्ष है, ना कि ढलती या पृथ्वी के सापेक्ष। वी भी ये किसके सापेक्ष है, हाँ ये पृथ्वी के सापेक्ष है, ढलती यानी कि जमीन के सापेक्ष है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये कर क्या रहा है बच्चा, आगे पीछे अपने माता पिता के बीच दौड़ रहा है,
ये इसके पिताजी हैं जो उस बेल्ट पे हैं, ये उनकी माता जी हैं जो वो बेल्ट पे हैं। ये दोनों एक बेल्ट के सापेक्ष स्थिर हैं। मम्मी बेल्ट पे यहाँ खड़ी है, नहीं पापा बेल्ट पे इधर खड़े हैं, और मम्मी बेल्ट पे इधर खड़ी है। बच्चा पापा से फिर मम्मी के पास, मम्मी से फिर पापा के पास। ठीक है, कौन से रफ्तार से जा रहा है? 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि उस बेल्ट के सापेक्ष है, जो कि उस बेल्ट के सापेक्ष है, ना कि जमीन के सापेक्ष है, याद रखिएगा। चलिए आगे बोलते हैं। माता व पिता के बीच की दूरी 50 मीटर है। यहां से यहां की दूरी कितनी है बच्चा? 50 मीटर है। बाहर किसी स्थिर प्लेटफॉर्म पर खड़े ये ऑब्जर्वर जो ये सब तमाशा देख रहा है, यहां से देखिए बोला है भाई चल क्या रहा है। एक प्रेक्षक के लिए निम्नलिखित का मान प्राप्त करना है, तो आपको जो भी बात करनी है इस ऑब्जर्वर के दृष्टिकोण से बात करनी है कि ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है। इस ऑब्जर्वर के नजरिए से आपको देखना है। आप मान लो ये ऑब्जर्वर आप ही हो, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मान लो ये ऑब्जर्वर आप ही हो। पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहे बालक की चाल। आपको अब इस बालक की चाल निकालनी है किसके सापेक्ष? आपको बालक की चाल निकालनी है इस स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष, यानी कि जमीन के सापेक्ष। ऑब्वियस सी बात है, जो कि विरामावस्था में देखा जाए तो कैसे निकालेंगे आप? आपको निकालना है बच्चे का वेग निकालना है ना। देखो, अगर आप पृथ्वी के सापेक्ष निकालेंगे तो वीसी ही लिखेंगे, क्योंकि वो पृथ्वी क्या है? स्थिर है। तो यहां पर आपको क्या दिया है? आपको दिया है वीसीबी चाइल्ड का, या जो बच्चा है उसका बेल्ट के सापेक्ष दिया है। बच्चा का बेल्ट के सापेक्ष क्या हो जाएगा? वीसी माइनस वीबी हो जाएगा। वीसी क्या हो जाएगा? यही है उस प्रेक्षक के सापेक्ष, यानी कि जमीन के सापेक्ष। और बेल्ट तो दिया ही है, जमीन के सापेक्ष कितना है, यहां से वीसी निकाल लीजिए, ये पहला है। वीसी कितना हो जाएगा बच्चा? वीसी इज इक्वल टू हो जाएगा वीसी प्लस वीबी। वीसीबी है 9 किलोमीटर पर आवर, ये है 4 किलोमीटर पर आवर, 9 4 13 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो ये जो बाहर में ये जो महोदय खड़े हैं श्रीमान, उनको क्या लगेगा कि बच्चा जो है 13 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। क्योंकि देखो यार, समझने वाली बात है कि 4 किलोमीटर पर आवर से तो बेल्ट ही भाग रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से तो बेल्ट ही भाग रहा है, और उस बेल्ट पर बालक जो है उस बेल्ट के सापेक्ष 9 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। तो बच्चे की कुल चाल कितनी हो जाएगी? 9 + 4 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। चलिए सेकंड देखिए। सेकंड, पट्टे की गति के विपरीत दिशा में दौड़ रहे बालक की चाल। ठीक है, विपरीत दिशा में, लेकिन देखो विपरीत दिशा में भी जाएगा तो पट्टे के सापेक्ष उसकी चाल 9 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। अगर वो मान लो बेल्ट है ये, अगर ये बेल्ट है तो समान दिशा तो आपने निकाल लिया। ये बेल्ट किधर जा रहा है? 30 के सापेक्ष 4 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, ऐसे घूमना है बेल्ट, जा ही रहा है। लेकिन जो बच्चा है जब इधर गया तो आपने उसको बोला भाई कि 9 किलोमीटर पर आवर है, तो जब ये इधर आएगा तो आप इसको क्या लेंगे? -9 किलोमीटर पर आवर लेंगे। डायरेक्शन चेंज तो साइन चेंज। तो यहां पे भी आपको क्या करना है? यहां पे भी आपको बच्चे का निकालना है किसके सापेक्ष? यहां पे भी आपको बच्चे का ही चाहिए किसके सापेक्ष? बच्चा वीसी इज इक्वल टू वीसीबी प्लस वीबी। यहां पे भी आपको बच्चे के चाहिए उस प्रेक्षक के सापेक्ष। तो वीबी तो उठना ही है, वीबी तो 4 किलोमीटर पर आ रही है, लेकिन जो वीसीबी है पहले क्या था? बेल्ट की दिशा में था तो प्लस लिया, अब विपरीत दिशा में है तो माइनस ले लिया। कितना आ गया? वीसी इज इक्वल टू आ गया, इस कंडीशन में आ गया -5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये जो प्रेक्षक है वो क्या देखेगा कि बच्चा जो है 5 किलोमीटर पर आवर से, अच्छा इसको ऐसे समझिए, जब वो पिता से माता की तरफ जा रहा था तो उसकी रफ्तार कितनी थी? 13 किलोमीटर पर आवर। देखो मम्मी की तरफ ज्यादा, कुदरत भी बोला भाई मम्मी की तरफ जल्दी भागो, 13 किलोमीटर पर आवर। अब जब वो मम्मी से पापा की तरफ आ रहा है तो -5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस केवल साइन दिखा रहा है कि भाई इधर से वो इधर आ रहा है, बाकी 5 देख लीजिए। उस प्रेक्षक के लिए उस बालक की चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अब यहां पे थर्ड भी एक सवाल है, देखो क्या है। बच्चे द्वारा ए से बी में लिया गया समय, उसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, पहले यहीं तक देखिए। ए व बी में लिया गया समय निकालना है आपको। देखिए
ये पिताजी हैं, ये माता जी हैं। ये हो गया पिता और ये हो गया माता। कितनी दूरी है बच्चा? 500 मीटर की दूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि माता भी चल रही है, पिता भी चल रहा है, बालक भी चल रहा है, सब चल रहा है, तो क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, उसी बेल्ट पे पिताजी भी हैं, उसी बेल्ट पे माता जी भी हैं। ठीक है। उसी बेल्ट पे पिता हैं, उसी बेल्ट पे माता हैं। पिता और माता दोनों बेल्ट पे हैं, तो देखो दोनों बेल्ट की रफ्तार से भाग रहे हैं, मतलब चल रहे। बेल्ट के सापेक्ष वो स्थिर हैं। बेल्ट के सापेक्ष क्या है? स्थिर हैं। भाई बेल्ट के सापेक्ष उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है ना। बेल्ट के सापेक्ष उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। अब ये बच्चा ही जो कमाल कर रहा है, 500 मीटर की 50 मीटर है। ओ सॉरी 50 मीटर है, 50 मीटर है, 50 मीटर है। अच्छा, तो अब जो भी है वो बच्चा ही कर रहा है। तो आपको निकालना है समय। तब आपको लगता है कि इधर जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, उधर आएगा तो कम समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो कैसे, जब आप बोल रहे हो कि बच्चे की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, देखिएगा यहाँ पर कहाँ गया। जब हम बोल रहे हैं कि 9 किलोमीटर पर आवर है, उस बच्चे की चाल किसके सापेक्ष? बेल्ट के सापेक्ष। तो आपको ये 9 किलोमीटर पर आवर ही लेना है, क्योंकि उसी बेल्ट पे ये भी हैं, उसी बेल्ट पे ये भी हैं। तो इनका भी तो देखोगे आप। अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल मत लेना, निजे टर्न को बदल मत लेना, क्योंकि जब आप निजे टर्न बदलते हो, आप बाहर जो ऑब्जर्वर है उसके सापेक्ष बात करते हो, तो जब बेल्ट की दिशा में है तो वेग ये हो जाएगा, बेल्ट के विपरीत दिशा में है तो ये हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसी फ्रेम ऑफ, आप भी मान लो यहीं कहीं बैठे हो यार, यहीं कहीं बैठे हो, तो आप भी 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, उसकी मम्मी भी 4 किलोमीटर पर आवर से जा रही हैं, पिताजी भी 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। ये जो बच्चा है वो ढलती के सापेक्ष हुआ ना। जब हम बोले ना कि ये 4 किलोमीटर, तो बेल्ट की चाल किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष है 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब वो 4 किलोमीटर पर आवर को हटा दीजिए। अब मान लो बेल्ट रेस्ट में है, क्योंकि भैया इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। तो अगर बेल्ट रेस्ट में है तो बेल्ट के सापेक्ष बच्चे की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर है। यानी यहां पर 4 मीटर जो दूरी है, ठीक है, उसको किस रफ्तार से तय किया जा रहा है? उसको 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय किया जा रहा है। आपको समय निकालना है क्या? हाँ, समय निकाल लीजिए। समय का मामला क्या है दोस्त? समय इज इक्वल टू होता है दूरी बटा जो कि 50 मीटर है बटा चाल जो कि 9 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 के घात -3 कर लीजिए, किलोमीटर हो गया, किलोमीटर कैंसिल हो गया। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, देखो क्या मिलेगा। 50 है, 10 के घात -3 है, और ये भी जाएगा तो 10 के घात -4 बना देगा। ये काम करो ना, ऐसा कटा लो, इसको ज़्यादा सही है। अब 5 को 9 से भाग दे लीजिए, 5 को 9 से भाग दे लीजिए, कितना आएगा? 0.9 × 45 बचा 5, 0, फिर 9 × 45, इतना ही आता जाएगा, 0.55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.55 इंटू 10 के घात -3 आर हो जाएगा। 0.55 इंटू 10 के घात -3 घंटे हो जाएंगे। इसको आपको क्या करना है? सेकंड में बदलना है। 3600 का इंटू करिए। जब आप 3600 का इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। ओके, जो कंफ्यूजन आपको ये रहता है कि यार मैं ये वाला बच्चे का चाल लूं कि मैं ये वाला बच्चे का चाल लूं, आपको कौन चाल लेना है? आपको भैया पिता और माता बेल्ट पे हैं, आपको उसी फ्रेम में चले जाना है। आप बेल्ट पे जाके बैठ जाइए। जब आप बेल्ट पे जाके बैठेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा यार बच्चा ना, आप बाकी सराउंडिंग को भूल जाइए, दुनियादारी भूल जाइए। जब आप इस बेल्ट पे बैठे होंगे तब बस आपको बच्चा जो है वो कितना से 9 किलोमीटर पर आवर से भागता हुआ दिखेगा। इधर से इधर जाएगा तो भी 9 है यार, 90 नहीं। तब आपको बच्चा जो है 9 किलोमीटर पर आवर से भागता हुआ दिखेगा। इधर से इधर जाएगा तो भी 9 किलोमीटर पर आवर, इधर से इधर आएगा तो भी 9 किलोमीटर पर आवर। दूरी 50 मीटर है, फॉर्मूला लगाइए, समय दूरी बटा चाल, आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज क्यों होना है आपको? आप बोलते यार मैं ये वाला वेग यूज करूं कि ये वाला क्यों करेंगे आप ये वाला वेग? इन दोनों की दूरी, माता और पिता के बीच की दूरी फिक्स है, ठीक है।
माता जो है और पिता जो है वो बेल्ट के सापेक्ष स्थिर है। तो बस आप देख लीजिए बच्चा जो है बेल्ट के सापेक्ष किस रफ्तार से भाग रहा है, कितना आसान है। और अब देखिए यदि बालक की गति का प्रेक्षण उसके माता या पिता करें तो कौन कौन सा उत्तर बदल जाएगा। चलिए अब समझते हैं। देखो हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये बच्चे का है बेल्ट के सापेक्ष, बच्चे का बेल्ट के सापेक्ष आपको मालूम है कि 9 किलोमीटर पर आवर है। हमने निकाला है वीसी। ये क्या, ये बच्चे का उस आदमी के सापेक्ष है जो बाहर खड़ा होकर सब तमाशा देख रहा है। यानी कि ये जो 13 किलोमीटर पर आवर हमने बोला है ये उस प्रेक्षक के लिए है। ये जो -5 किलोमीटर पर आवर बोला है ये उस प्रेक्षक के लिए है। जब हम बात करेंगे उसके माता या पिता के सापेक्ष तो आप क्या कर रहे हो, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहे हो, आप निर्देश तंत्र बदल रहे हो। जब आप निर्देश तंत्र बदलोगे तो क्या बदल जाएगा, ए और बी का आंसर यानी कि जो 1 और 2 है उसका आंसर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। जब आप निर्देश तंत्र बदलोगे तो ये बदल जाएगा और ये बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या नहीं बदलेगा, ये जो आंसर है थर्ड वाला समय नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि अभी भी आप उसी फ्रेम से बात कर रहे हो। ये जो आपने समय निकाला है आपने उस बेल्ट के निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही बात करी है। तो जब आप माता और पिता के सापेक्ष बात करेंगे तो ये समय नहीं बदलेगा क्योंकि आप अभी भी उसी फ्रेम में रहेंगे। ए और बी आपने प्रेक्षक के नजरिए से देखा है लेकिन ये समय आपने उस बेल्ट के नजरिए से ही देखा है। तो जब आप बदल रहे हैं कि भाई हम मेरे को माता और पिता के नजरिए से बात करनी है तो पहले भी आप जब समय निकाल रहे हैं तो माता और पिता के नजरिए से ही बात कर रहे हैं। और जब आप स्थिति बदलेंगे, जब आप माता और पिता के नजरिए से देखेंगे तो भी आप वहीं पर हैं, यानी समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको बताना भाई ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ठीक है। एक पुलिस की जीप, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद एक होमवर्क आपके लिए, आप करिएगा मजे से। एक पुलिस की जीप मोटरसाइकिल पर जाते एक अपराधी का पीछा कर रही है। मोटरसाइकिल का स्पीड देख लो कितना है। मोटरसाइकिल को मैं लिख देता हूं VM, कितना है VM, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 72 × 5/18, 18 चौक 72 होता है, 18 × 36 72, तो 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। ये मोटरसाइकिल है भाई। जीप जो है, जीप की स्पीड पुलिस लिख देता हूँ, पुलिस है तो VP लिख देता हूँ। 90 kmph है, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो 90 को 5/18 से इंटू करिए, 18 5 90 हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है कि मोटरसाइकिल के एक चौराहे को पार करने के 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद जीप उस चौराहे को पार करती है। चलो एक चौराहा बना लेता हूं, ये चौराहा हो गया, 4 रास्ते हैं, वही तो चौराहा है, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, एक जीप बना लेता हूं, ये जीप हो गया, ये जीप, और ये मोटरसाइकिल, ये डूम वाला मोटरसाइकिल, ये डूम वाली मोटरसाइकिल देख लीजिए। हाँ मोटरसाइकिल है बच्चा, ये डूम वाली मोटरसाइकिल है ये। और आपको चाल मालूम है कौन की इस चाल से भाग रहा है। आप देखिए किसी भी क्षण जब ये मोटरसाइकिल यहां से गुजर गया, इस चौराहे से मोटरसाइकिल गुजर गया, उसके कितने सेकंड के बाद, उसके 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद ये जिप्सी वहां से गुजरेगी। इस चौराहे को चोर ने जब पास किया, चोरी है ना भाई, हाँ अपराधी है, सॉरी हाँ तो चोर भी अपराधी होता है। तो जब यहां से अपराधी बाइक लेके भाग गया, निकल गया, उसके 10 सेकंड के बाद पुलिस यहां पहुंची है, 10 सेकंड के बाद पुलिस यहां पहुंची है। तो पहले आप ये निकाल लो कि जब पुलिस यहां पहुंची होगी इस चौराहे पर, जब पुलिस यहां पहुंची होगी तो चोर वहां पर खड़े होकर इंतजार तो नहीं करेगा, चलो मैं तो आगे हूं, उनको बराबर आने देता हूं। वो तो भाग रहा है ना, वो तो कितने से, चोर तो भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, पुलिस भाग रही है 25 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड पीछे है, इस चौराहे तक पुलिस 10 सेकंड पीछे है। तो 10 सेकंड में मोटरसाइकिल यानी अपराधी कहाँ निकल गया, देख लो, निकाल लीजिए। 10 सेकंड के बाद अपराधी कहाँ होगा, 10 सेकंड में अपराधी कहाँ पे होगा बच्चा,
उसकी चाल है 20 मीटर पर सेकेंड, समय कितना है 10 सेकेंड, यानी कि 200 मीटर। 200 मीटर जो अपराधी है वो चौराहा से कितना आगे निकल चुका है, 200 मीटर आगे निकल चुका है। जब तक पुलिस इस चौराहा पे पहुंचती है अपराधी 200 मीटर आगे जा चुका है। सही है, ठीक है। उस चौराहे को पार करती है, चौराहे से कितनी दूरी पर जीप मोटरसाइकिल को पकड़ लेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले तो ये देख लो, ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये 25 मीटर पर सेकंड से उसके पास आ रहा है, यानी हर एक सेकंड में ये जो जिप्सी जो है, जो पुलिस है, चोर के कितना मीटर पास आ रही है, 5 मीटर पास आ रही है। हर एक सेकंड में पुलिस चोर के 5 मीटर पास आ रही है। तो ये जो 200 मीटर की दूरी है, ये जो 200 मीटर की दूरी है, ये 200 मीटर की दूरी कितने समय में मिटा दी जाएगी। तो 200 मीटर की दूरी, पहले अपेक्षित वेग निकाल लीजिए। पुलिस का मोटरसाइकिल यानी चोर के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, पीपी वीपी माइनस वीएम कितना है 20, 25 माइनस 20 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आपको दूरी निकालना है, तो आप समय निकाल लो कि यहां से इस चौराहा से गुजरने के कितने समय के बाद पुलिस जो है, ये 200 मीटर की दूरी है ना, जब ये 200 मीटर की दूरी मिट जाएगी यानी दोनों मिल जाएंगे, यानी कि पुलिस जो है वो चोर को दबोचेगी। तो 200 मीटर की दूरी मिटाने में समय कितना लगेगा, 200 मीटर की दूरी मिटाने में, समझ ना मिटाने का मतलब क्या है, मिटाने में लगा समय, मिटाने में लगा, अच्छा ढंग से लिखूं क्या, समझ में आ रहा बच्चे, मिटाने में लगा समय कितना होगा, 200 बटा 5, 520, 40 सेकेंड बच्चा। यानी कि ये जो हमारा पुलिस वाला है, पुलिस वाली जो जिप्सी है, वो 40 सेकेंड के बाद, समय बताया मैंने कि 40 सेकेंड के बाद वो उस चोर का, उस अपराधी का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि इस चौराहे से कितना दूर, इस चौराहे से कितना दूर बच्चा, कितना दूर पकड़ेगी पुलिस मोटरसाइकिल को, कितने दूर पकड़ेगी। तो देख लीजिए ना बच्चा, कितना आसान है, दूरी निकालना है ना। तो 40 सेकेंड समय है, समय में किसका इंटू करेंगे, अब समय में इस अपेक्षित वेग का दूरी, अपेक्षित वेग का इंटू नहीं करना, इस जिप्सी के वेग का इंटू करना। कहाँ है जिप्सी, ये, इसका इंटू करना, तब आएगा आंसर। 40 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 और 100, 1000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 1000 मीटर। इस चौराहे से कितनी, इस चौराहे से 1000 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगी पुलिस, 1000 मीटर की दूरी पर, चोर का काम तमाम। अच्छा देखो, जब हमने समय निकाला है तो हमने ये दूरी ली है और अपेक्षित वेग लिया है। क्यों, क्योंकि जो आपका अपराधी है वो विरामावस्था में नहीं है, वो ये नहीं कि 200 मीटर दूर जाके रुक गया, वो भी भाग ही रहा है। तो ये जो 200 मीटर की दूरी है, ये समझ लो अपेक्षित दूरी है बच्चा, अपेक्षित दूरी है। और जब आप इस अपेक्षित दूरी की बात करोगे तो आप अपेक्षित वेग लोगे। इस अपेक्षित दूरी को, जो दूरी समय के साथ बदल रही है, उस दूरी को तय करने में इस अपेक्षित दूरी को लेना पड़ेगा आपको, इस अपेक्षित वेग को लेना पड़ेगा आपको। और जब आप पता करते हो कि भाई कितना दूर जाके पकड़ेगा, तो किसी एक का लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक निरपेक्ष दूरी निकालनी है, किसी के सापेक्ष नहीं बताना। आपको बताना है कि इस चौराहा से कितना दूर निकल गया होगा। तो देखिए 40 सेकंड के बाद पकड़ रहा है, तो 40 सेकंड में पुलिस कितना आगे निकल गया, 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो 40 सेकंड में इस चौराहा से कितना आगे, 1000 मीटर आगे जाके काम तमाम हो जाएगा। तो ये सब सवाल हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। ये सवाल आपके लिए बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। आप जितने ज़्यादा सवाल हल करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हल करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। और रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप सवाल हल करते जाएंगे, आपका डाउट और बढ़ता जाएगा। तो आप देखो, बढ़ता जाएगा मतलब ये नहीं कि क्लियर नहीं होगा, आपको और जानने की इच्छा होगी, अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। देखो अभी हमने बहुत सारे सवाल हल किए, सब में कितना मजेदार तरीके से हमने सवालों को हल किया है। वैसे ही आप सवाल हल करिए, जितने ज़्यादा सवाल हल करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। और देखिए
बहुत, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल लेवल के एग्जाम पे आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आंकिक प्रश्न आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएगा, कोई सा भी आप एग्जाम लोगे ना बच्चा, वहाँ आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है, अपेक्षिक वेग पढ़ा है, किसके लिए? एक विमीय गति के लिए, एक सरल रेखा में गति के लिए। जब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 समतल में गति, वहां पर भी हम अपेक्षिक गति पढ़ेंगे द्विविमीय के लिए। एक इधर को जा रहा होगा, एक उधर को जा रहा होगा, तो इसके सापेक्ष इसके स्थिति परिवर्तन की दर या इसके सापेक्ष इसके स्थिति परिवर्तन की दर, वो आ जाएगा समतल में गति का। ठीक है, तो देखिए ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था।